तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो एसएससी जीडी 2023-24 जिसके लिए हिंदी की क्लासेस आपके लिए यूनिक स्टडी अड्डा पर कराया जा रहा है। आज उसी के मद्देनज़र आज उसका पहला क्लास है। तो आज पहले क्लास में इसके पहले हमने एसएससी जीडी सिलेबस देखा था, जिसमें हिंदी का हमने संपूर्ण सिलेबस विस्तार से देखा था। जो केवल उसमें लिखा है कि 10वीं लेवल तक होगा वो नहीं, उसका विस्तार करके देखा था सिलेबस को। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर है, जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए आज से हम लोग की क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है संज्ञा। संज्ञा हमारा इसमें पहला चैप्टर है। देखिए संज्ञा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है। पिछली बार यदि 50 से 60 शिफ्ट यदि हुआ था तो उसमें से लगभग 20 शिफ्ट में संज्ञा से क्वेश्चन पूछा था। तो उसी हिसाब से हम लोग संज्ञा को पढ़ेंगे। अब बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा था, सिंपल पूछा था, और उसी सिंपल जितना भी पूछा था उसी आधार पर हम लोग पढ़ेंगे आज की इस क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने इस क्लास को। और दोस्तों आपके लिए क्लासेस 10 बजे डेली कराई जाएंगी, कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। तो आप लगातार यूनिक स्टडी अड्डा पर बने रहिए और एसएससी जीडी में सफलता पाकर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। तो देखिए आज हमारा टॉपिक है संज्ञा। अब यदि हम लोग संज्ञा की बात करें तो संज्ञा आखिर होता क्या है। तो संज्ञा आप लोग परिभाषा सबको पता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो लिख लीजिए, लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि संज्ञा है जिस कोई व्यक्ति हो गया या वस्तु हो गया, स्थान हो गया या भाव हो गया, यदि इनके नाम का कोई शब्द बोध करा रहा है आपको तो समझ जाइए कि वो संज्ञा है। किस का, व्यक्ति हो जाएगा, वस्तु स्थान या भाव हो जाएगा, इनका यदि बोध हो रहा है तो समझ जाइए कि संज्ञा होता है। अब देखिए संज्ञा क्या है, ये जो व्यक्ति है, वस्तु है, तो वस्तु मान लीजिए ले लीजिए कपड़ा। तो कपड़ा एक वस्तु हो गया, ठीक है, वस्तु है। अब कपड़ा क्या है, शब्द ही है ना। तो आपको यदि जानना हो कि संज्ञा आखिर कहाँ से आया, तो संज्ञा भी देखिए एक शब्द ही होगा, समझ रहे हैं। संज्ञा एक प्रकार का शब्द ही है। अब यदि आपको जानना हो कि संज्ञा कैसे आया तो आपको शब्द पढ़ना होगा। तो देखिए यदि हम लोग आपको बता दें कुछ उसके बारे में ऊपर, तो देखिए कैसे आया संज्ञा। तो आपको सबसे पहले जानना होगा, संज्ञा जानने के लिए शब्द जानना होगा। तो शब्द आप सभी को पता होगा कि शब्द क्या होता है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। इतना तो आप लोग को पता ही होगा, यदि नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि भाषा के अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। लिख लीजिए, इसे भी लिख लीजिए, कुछ छोड़ना नहीं है भैया। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई होता है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। तो इतना आपको इसके परिभाषा के बारे में पता चल गया। अब जब इसके हम लोग प्रकार को पढ़ेंगे तो उसी प्रकार में आता है संज्ञा। तो देखिए शब्द को यदि हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से, शब्द हमारे टॉपिक जो था उसमें नहीं है, क्योंकि यदि हम लोग आपको ऊपर केवल बता रहे हैं कि शब्द को विस्तार करें, इसको बांटेंगे, यदि कितने आधार पर बटेगा, तो इसे हम लोग 4 प्रकार से बांटते हैं। इसका वर्गीकरण हम लोग 4 प्रकार से करते हैं। सबसे पहला देखिए इसमें हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हो जाएगा इसमें व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा इसमें हो जाएगा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। चौथा हो जाएगा आपका इसमें
विकार के आधार पर, विकार के आधार पर हो जाएगा। तो क्या कितने प्रकार से शब्द को हम लोग बांटते हैं, ये देखिए ऊपर ऊपर है। अभी हम लोग संज्ञा पर आएंगे, चिंता मत कीजिए आप लोग, संज्ञा पर आएंगे। आप बस 2 मिनट दीजिए समय, इसको क्लियर करके संज्ञा पे आ रहे हैं। अभी हम लोग जान ही रहे हैं कि संज्ञा कहाँ से आया, तो उसी के मद्देनजर ये पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए उत्पत्ति के आधार पर, तो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई उस प्रकार से इसमें बांटा गया है कि कौन सा शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुआ। तो देखिए उत्पत्ति में कौन सा हो जाएगा, देशज हो जाएगा। कुछ शब्द जो होते हैं अपने देश में उत्पन्न हुए हैं तो उसे देशज कहते हैं। कुछ शब्द विदेश से लिए गए हैं तो उसे विदेशज कहते हैं, विदेशज कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसे हम लोग तत्सम, संस्कृत वाले शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं, और उसी तत्सम शब्द, संस्कृत वाला जो शब्द है वर्तमान में कुछ शब्दों का हिंदी में प्रयोग हो रहा है तो उसे हम लोग तद्भव कहते हैं, तद्भव। तो उत्पत्ति के आधार पर क्या हो जाएगा, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, ये हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर क्या हो जाएगा शब्द, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार है इसके, रूढ़ शब्द हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, तीसरा इसमें हो जाएगा योग रूढ़। इन सभी को हम लोग को पढ़ना नहीं है विस्तार से, यदि हम लोग जानते रहेंगे तो अच्छा है, लेकिन आपके सिलेबस में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा संज्ञा, संज्ञा से ही बहुत ज़्यादा नहीं, संज्ञा से ही पूछेगा क्वेश्चन, क्योंकि पिछले बार पूछा था तो इस बार हम लोग को पढ़ना फर्ज बनता है और मेरा पढ़ाना, तो आप लोग पढ़िए। तो देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम लोग 2 प्रकार से कहेंगे, एक हो जाएगा सार्थक, एक हो जाएगा निरर्थक। तो देखिए पहला हो जाएगा सार्थक और इसमें दूसरा हो जाएगा निरर्थक, निरर्थक हो जाएगा दूसरा। सार्थक में भी इसमें प्रकार, सार्थक में क्या होगा, जैसे पर्यायवाची हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, अनेकार्थी हो जाएगा, ये सब सार्थक में आ जाते हैं। सार्थक में क्या हो जाएगा, पर्यायवाची, अनेकार्थी, पर्यायवाची को समानार्थी भी कहते हैं, इसमें विलोम आ जाएगा। तो ये सब सार्थक शब्द हैं, तो ये सब सार्थक में हो जाएंगे। और अनेकार्थ, निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। तो ये हो जाएगा अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट देखिए विकार के आधार पर। विकार का क्या मतलब होता है, तो विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन, विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन। तो इसमें भी हम लोग 2 प्रकार से बांटते हैं, पहला हो जाएगा विकारी शब्द, दूसरा हो जाएगा अविकारी शब्द। किस प्रकार से बांटेंगे इसको हम लोग, इसको 2 प्रकार से बांटेंगे, पहला हो जाएगा विकारी और दूसरा हो जाएगा अविकारी शब्द। अब देखिए विकारी और अविकारी में क्या अंतर है, तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए, उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है यदि किसी शब्द में, तो वह विकारी शब्द होता है। और वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण विकार नहीं होता है उसे अविकारी कहते हैं। तो देखिए विकारी में ही आपका आता है संज्ञा। अब देखिए यहाँ पर, तो विकारी में आ जाएगा आपका संज्ञा, नेक्स्ट हो जाएगा सर्वनाम, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और नेक्स्ट हो जाएगा विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 आ जाएंगे आपके विकारी में। और अविकारी में क्या आ जाएगा, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक हो जाएगा अविकारी में। और उसके बाद आएगा संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब आ जाएंगे अविकारी में। तो देखिए कहाँ से संज्ञा आया, तो संज्ञा देखिए यहाँ पर आया, विकार के आधार पर जो शब्द होता है, विकार के आधार पर विकारी और अविकारी होता है, अविकारी होता है, और विकारी में आता है संज्ञा। तो देखिए यहाँ से संज्ञा आया, संज्ञा भी एक शब्द ही है। तो उम्मीद है आप सभी को यह पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे संज्ञा, संज्ञा को कैसे हम लोग किस प्रकार से बांटेंगे। तो संज्ञा के हम लोग कैसे कैसे बांटेंगे उसे हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो देखिए परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा को हम लोग यदि देखिए तो संज्ञा को हम लोग कई प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे हम लोग बांट सकते हैं जीवंतता के आधार पर,
यानी कुछ संज्ञा सजीव होंगी, कुछ संज्ञा निर्जीव होंगी, इस प्रकार से बांट सकते हैं। और देखिए हम लोग मुख्य रूप से दो प्रकार से पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे गणना के आधार पर और दूसरा पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो गणना के आधार पर और अर्थ के आधार पर हम लोग संज्ञा को बांटेंगे। तो सबसे पहले गणना के आधार पर, गणना के आधार पर यदि हम लोग बांटे संज्ञा को, तो संज्ञा इसमें दो प्रकार का हो जाएगा गणना के आधार पर। कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे इसमें? तो एक हो जाएगा आपका गणनीय, यानी जिसकी गिनती हो सके उसे गणनीय कहेंगे, और जिसकी गिनती ना हो सके उसे अगणनीय कहेंगे। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका गणनीय और एक हो जाएगा अगणनीय। तो गणनीय और अगणनीय दो प्रकार से हम लोग इसमें बांटेंगे गणना के आधार पर। अब देखिए इसमें यदि आप लोग बात करें नेक्स्ट थी, तो ये होगा गणना के आधार पर, और दूसरा आप देखिए अर्थ के आधार पर होता है, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम लोग 5 प्रकार से बांटते हैं, यही 5 प्रकार आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे कभी पूछ दे कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है, अब कुछ नहीं दिया, अर्थ के आधार पर नहीं दिया, गणना के आधार पर नहीं दिया, तो हम लोग क्या उसका आंसर देंगे? तो यदि आपसे पूछ दे सिंपल कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो आपको सिंपली बताना है कि संज्ञा 5 प्रकार का होता है। ठीक है, 5 प्रकार बताना है, कौन सा प्रकार है अभी बता रहे हैं। तो देखिए इसमें पहले देखते हैं गणना के आधार पर, गणनीय और अगणनीय दो प्रकार हो गए। और गणनीय में कौन कौन से आएंगे? तो देखिए अर्थ के आधार पर पहले देख लेंगे तो फिर वो वाला अच्छे से समझ में आएगा। तो अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा आपका इसमें जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा आपका हो जाएगा इसमें भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और एक आपका और एक प्रकार कौन सा होगा आपका? तो और एक हो जाएगा आपका नेक्स्ट आपका हो जाएगा इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पांचवा हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा इसमें हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 5 प्रकार के आपको आपके अर्थ के आधार पर हैं। और आपसे कभी पूछेगा कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 5 प्रकार। ठीक है, अब आते हैं गणना के आधार पर। तो गणना के आधार पर देखें तो गणनीय और अगणनीय। तो गणनीय के अंतर्गत कौन सा आएगा? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा गणनीय के अंदर आ जाएगा। इसका अर्थ आप लोग समझ रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होंगी जिनकी गिनती हो सके। समझ रहे हैं? यदि आपको कोई ऐसा शब्द दिया है और उसको आप लोग गिन सकते हैं, तो समझ जाइए कि वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो जातिवाचक वे संज्ञा, वे शब्द जिनकी गिनती हो सके जातिवाचक में आ जाएंगे। तो जातिवाचक गणनीय में आ जाएगा। और जो बाकी शेष बचे हैं, इस जातिवाचक को छोड़कर जो बचे हैं चारों, ये चारों आ जाएंगे अगणनीय में। तो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, दूसरा इसमें है समूहवाचक, तीसरा है भाववाचक। अभी हम लोग इन सभी को अलग अलग भी पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, इन सभी को अलग अलग पढ़ेंगे और इनको कैसे याद करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि यह यही संज्ञा है। आपकी सारी समस्याओं को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, चिंता मत कीजिए, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और नेक्स्ट हो जाएगा इसमें द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। ये चारों हो जाएंगे इसमें अगणनीय संज्ञा में। तो गणनीय में हो जाएंगे जातिवाचक
और बाकी जो चारों बचे हैं अग्रणी में हो जाएंगे। तो इन दो प्रकार से हम लोग मुख्य रूप से बांटेंगे। और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि यदि आपको कभी केवल पूछ दे कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो संज्ञा 5 प्रकार का होता है। ये नहीं कि गणना के, यदि आप कभी पूछे कि गणना के आधार पर कितने प्रकार के, तब 2 प्रकार बताना है। अर्थ के आधार पर पूछे तब 5 प्रकार बताएंगे, और नॉर्मली पूछे कितने प्रकार, तब भी 5 प्रकार बताएंगे। ठीक है, तो देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जो अर्थ के आधार पर संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, इनको हम लोग कैसे याद रखें और इनको अलग अलग परिभाषा क्या होगा, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु, जैसे व्यक्ति कोई नाम दे देगा, जैसे राम दे दिया, अब राम एक विशेष व्यक्ति का नाम होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी स्थान का नाम दे दे, जैसे बोल दिया कि आपको वाराणसी, तो वाराणसी किसी विशेष जगह का नाम है, तो व्यक्तिवाचक में संज्ञा आ जाएगा। यानी किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। लिख लेते हैं, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, जैसे में इसमें क्या हो जाएगा, जैसे में यदि हम लोग देखें तो जैसे राम हो गया, वाराणसी हो गया, और बहुत सारे शब्द हो जाएंगे इसमें, इटीसी इत्यादि लिख सकते हैं आप लोग। तो ये सभी शब्द हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग पहचानेंगे कैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, तो उसके लिए आपके लिए एक तरीका, ट्रिक है, आपको मान लीजिए, समझ लीजिए, उससे आप लोग बस याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, तो आप बस 1 मिनट मेरी तरफ ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, और आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचान में आ जाएगा और कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखिए यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, जैसे कोई साधु है, मान लीजिए कोई साधु है, तो यह एक व्यक्ति ही है ना। ठीक है, बस सुनिए, बस 1 मिनट सुनिए, आपको याद हो जाएगा। कोई साधु है तो यह व्यक्ति भी होगा। अब व्यक्ति है, साधु है, तो साधु कहाँ रहना पसंद करते हैं? नदी के किनारे रहना पसंद करते हैं, नदी के किनारे, या फिर किसी झील के किनारे, या फिर समुद्र के किनारे भी रहना पसंद करेंगे। समुद्र के किनारे भी रहना पसंद करते हैं ना, या फिर पहाड़ों पर जाकर तपस्या करते हैं साधु लोग। व्यक्ति है, साधु जो व्यक्ति है, नदी के किनारे रहेंगे, झील के किनारे, समुद्र के किनारे, या फिर पहाड़ों पर रहना पसंद करते हैं। यह नहीं करें कि वहीं पर रहते हैं, कह रहे हैं कि वहाँ रहना पसंद करते हैं। तो इतनी सब आपको याद रखना है कि पहाड़ों पर भी रहना पसंद करते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा कि एक दिन हुआ क्या कि जो साधु है उनको सड़क दिख गया, साधु को सड़क दिख गया, तो सड़क पर चलने लगे। सड़क पर चलने लगे तो चलते चलते उन्हें दुकानें दिख गई, दुकानें दिख गई तो अनेक प्रकाशन की पुस्तकें दिख गई, पुस्तकें दिख गई उन्हें। अब पुस्तकें दिख गई तो ये सब पढ़ने लगे, और सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क पर चलते चलते वो गांव में चले गए, किसी गांव में चले गए, गांव में चले गए या नगर में चले गए, या किसी कोई भी कर सकते हैं, गांव में चले गए या नगर में चले गए। अब गांव या नगर कहाँ होगा, तो गांव या नगर किसी राज्य में होगा, किसी राज्य में ही होगा गांव या नगर, या फिर पहले जिला में होगा फिर राज्य में होगा। अब राज्य कहाँ होगा, राज्य किसी देश में ही होगा।
देश में ही होगा ना राज्य। अब देश है तो देश किसी महाद्वीप में होगा, तो इसे भी लिख लीजिए, तो महाद्वीप में होगा, ठीक है, तो महाद्वीप में होगा। अब महाद्वीप है तो वहाँ पर दिन रात महीने ग्रह नक्षत्र ये सब तो होता ही होगा ना, तो उसे भी लिख लीजिए। दिन होगा, दिन दिन रात होगा वहाँ पर, महीने भी होंगे, ग्रह नक्षत्र भी वहाँ पर होगा, जैसे भारत में ग्रह नक्षत्र ये सब जगह होगा। तो देखिए इसको आप लोग याद रखना है। एक साधु है, व्यक्ति होगा, साधु है तो उसे नदी किनारे रहना पसंद है, झील के किनारे रहना पसंद है, समुद्र के किनारे और पहाड़ों के किनारे रहना पसंद करता है। अब एक दिन हुआ क्या कि वह सड़क पर निकल गया, सड़क पर उसे दुकानें मिल गई, दुकानों पर अनेक प्रकार की पुस्तकें मिली, अनेक प्रकाशन की पुस्तकें मिली, और सड़क पर चलते चलते हुआ गांव में चला गया, गांव में या नगर में चला गया। और गांव कहाँ होगा, किसी राज्य में होगा या किसी देश में होगा या किसी महाद्वीप में होगा। अब महाद्वीप में है तो वहाँ दिन रात होगा, महीने होंगे, ग्रह नक्षत्र होंगे। तो देखिए ये केवल खिलवाड़ नहीं है, यदि आप लोगों को यह समझ में आ गया तो समझ जाइए कि आपने यह समझ लिया। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा, किसी व्यक्ति के नाम को, यहाँ पर देखिए किसी व्यक्ति के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, किसी नदी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, किसी झील के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, किसी समुद्र के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, किसी पहाड़ के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अलग अलग लिखवाते तो आपको याद करने में कठिनाई होता। अब देखिए एक ही में सब समाहित कर दिया गया है, तो कितने अच्छे से याद हुआ होगा आपको। कहानी की तरह बस आप लोग एक बार इसको लिख कर पढ़ लीजिएगा, आपको उम्मीद है एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। सड़क के नाम, दुकानों के नाम, पुस्तकों के नाम, गांव या नगर के नाम, राज्य, देश, महाद्वीप, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा ही तो है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिए आपको याद हो जाएगा। और याद नहीं होगा, कैसे नहीं याद होगा भैया, इतना अच्छा से बताया गया है, याद होगा ही, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में यही इतना सब है, इसे आप लोग याद रख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो। अब देखिए हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है उसे हम लोग देखेंगे अगला। तो चलिए देखते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। और उसके पहले आपको एक और बात बता दें इसमें कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव दृश्य होगा। जैसे देखिए किसी व्यक्ति का नाम दृश्य ही है, देख सकते हैं व्यक्ति को देख सकते हैं, नदी को देख सकते हैं, सड़क को देख सकते हैं, झील को देख सकते हैं, पहाड़ को देख सकते हैं, ठीक है, इस ग्रह नक्षत्र को देख सकते हैं, देख ही सकते हैं ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होगा। पहली बात दृश्य होगा, दूसरी बात एक वचन होगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सदैव एक वचन होगा, सदैव एक वचन होगा, सदैव एक वचन होगा। यदि आपको इतना याद हो गया तो आपको इसे याद रखने की जरूरत ही नहीं है, और इसे याद रख लिए और इसे भी याद रख लीजिए तो बहुत अच्छा है। तो दृश्य होगा और सदैव एक वचन होगा, और ये सब बातें भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग भाववाचक संज्ञा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो भाववाचक संज्ञा आपका हो जाएगा कि भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या पदार्थ, धर्म या गुण का भाव क्या बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, पदार्थ या धर्म या गुण के भाव का बोध कराती है। भाव का बोध मतलब समझ रहे हैं कि जैसे दुख एक प्रकार का भाव है, और सुख एक प्रकार का भाव है। तो ये भाव के बारे में आपको बताएगा। जैसे आप लोग कभी खुशी हो रहे हैं तो जो खुशी हो रही है एक प्रकार का भाव ही है। दुख हो रहे हैं, जैसे कल इंडिया हार गई तो आप सभी को दुख हुआ होगा, उम्मीद है हुआ ही होगा, तो वो भी एक प्रकार का भाव है। तो इसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब क्या क्या होगा भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा में जैसे आपको दे दें परिभाषा, कोई जरूरत नहीं है यदि आप लोग समझ गए तो।
परिभाषा की इसमें कोई जरूरत नहीं है। यदि आप लोग इसको समझ गए तो भाववाचक यानी किसी भाव को हम लोग कहेंगे। जैसे आपका सुख हो जाएगा, दुख हो जाएगा, खुशी हो जाएगा, एक प्रकार का भाव ही है। खुशी हो जाएगा इसमें। और हम लोग बात करें तो कुर्बानी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा में के अंतर्गत ही आएगा वो सब। कुर्बानी हो जाएगा, जवानी, मानवता। और देखिए हम लोग कुर्बानी हो जाएगा, मानवता हो जाएगा। मानवता एक प्रकार का भाव है कि आप मानवता नाम कोई आप लोग यदि कुछ कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को मार रहे हैं, तो कोई अगला आपको सजेशन देता है कि आपके क्या मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसे मार रहे हैं, तो वो मानवता होता है। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का भाव ही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मानवता हो गया, कुर्बानी हो गया, दो बार ये सभी आपका हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा में। तो भाववाचक संज्ञा ये सब तो हो गया। ठीक है, अब यदि आप लोग को ये सब नहीं याद है तो कैसे पहचानेंगे कि अब भाववाचक संज्ञा ही है, तो उसके लिए भी सलूशन है। भाववाचक संज्ञा जो है सदैव अदृश्य होगा। अदृश्य मतलब समझ रहे हैं, जो दिखाई नहीं देगा। अब देखिए आप खुश हो रहे हैं या फिर दुख हो रहे हैं, मान लीजिए कल के मैच के बाद, तो क्या आपका दुख किसी को दिखाई दे रहा है? अब मान लीजिए रोने लगेंगे, आँख से आंसू आने लगेगा, तब ठीक है, हाँ दिखाई दे दिया। लेकिन जो आपके अंदर दुख भरा है उसे कोई देख सकता है? नहीं देख सकता है, तो वो आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो जैसे आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि भाववाचक संज्ञा सदैव अदृश्य होता है, सदैव अदृश्य होता है, अदृश्य होता है। और अदृश्य के साथ साथ यह एक वचन भी होता है। भाववाचक संज्ञा अदृश्य के साथ साथ एक वचन होता है, एक वचन होता है, एक वचन। तो भाववाचक संज्ञा में आपको इतना याद रखना है। यदि ये सब नहीं याद है तो समझ लीजिए कि जो अदृश्य हो और एक वचन हो, ऐसा शब्द जो आप जिसे आप लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे आपसे बोल दिया कि मानवता, अब मानवता, मानवता को आप लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, तो अदृश्य हो गया। और यदि अदृश्य हो गया तो भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और लाइक और शेयर भी करते रहिए, बार बार न कहना पड़े भैया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ लेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है नेक्स्ट? जातिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा आप लोग अपने से लिख लीजिए। ऐसे शब्द, या फिर हम लिख देते हैं, ऐसे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा में। तो ऐसे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, जातिवाचक संज्ञा। जैसे में तो जैसे गाय हो जाएगा, जैसे गाय हो जाएगा, इसमें गाय हो गया इसमें। और हम लोग यदि बात करें इसमें जातिवाचक संज्ञा में, गाय हो गया, भैंस भी कर सकते हैं, बकरी कर लीजिए, ये भी किसी जाति का पूरे बोध करा है, बकरी जाति के बोध करा रही है, तो बकरी भी इसमें हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। तो ऐसा कोई शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, जैसे महिला बोल दे, महिला, अब किसी विशेष महिला के बारे में बात नहीं कर रहा है, संपूर्ण महिला जाति की बात कर रहा है, तो महिला हो जाएगा। और पुरुष कह सकते हैं हम लोग, पुरुष, तो ये हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा में। जो संपूर्ण पुरुष जाति का बोध कराता है पुरुष कहलाता है। केवल किसी विशेष व्यक्ति को कह दे, जैसे कोई जा रहा है, कोई बोल दे, उसका नाम होगा, कुछ नाम से बुलाएगा रोहन, तो रोहन किस में आता है? रोहन आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन यहाँ पुरुष है, रोहन भी पुरुष है। यदि पुरुष बोलता कि ए पुरुष, ऐसे थोड़ी बोलेगा, बोलेगा रोहन, नाम यदि पता है तो रोहन बोलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लड़का भी कर सकते हैं, लड़का, लड़की, ये सभी आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। अब देखिए ये तो परिभाषा हो गया और एग्जाम्पल हो गए। अब इसे कैसे पहचानेंगे? तो इसका ट्रिक है कि यह दृश्य होगा और एक वचन होगा, और इनका हम लोग बहुवचन भी कर सकते हैं। इसमें देखिए इसका क्या है आपका, यह दृश्य होगा, दृश्य यानी कि दिखाई देगा, दिखाई देगा। गाय दिखाई देता है, देता है। पुरुष दिखाई देता है,
देता है, महिला दिखाई देती है, लड़का लड़की सब दिखाई देते हैं, तो दृश्य हो जाएगा। अब आप तो कहेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा भी दृश्य है, जैसे रोहन, रोहन दृश्य है। तो देखिए हाँ ठीक है दृश्य है, लेकिन उसमें सदैव एक वचन था, लेकिन इसमें क्या है कि दृश्य के साथ साथ एक वचन हो और ऐसे एक वचन हो जिनका बहुवचन बनाया जा सके। बहुवचन बनाया जा सके तो उसे हम लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का को हम लोग लड़के कर सकते हैं, लड़की की लड़कियां कर सकते हैं, पुरुष को पुरुषों, महिलाएं ये सब कहते हैं ना, तो बकरी की बकरियां कहते हैं। तो ऐसे एक वचन जिनका हम लोग बहुवचन बना सकते हैं वो आ जाएंगे आप लोग जातिवाचक संज्ञा में। और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उनका हम लोग बहुवचन नहीं बना सकते हैं। जैसे देखिए नाम है, तो जैसे रोहन नाम है, तो रोहन को क्या कहेंगे, रोहने या फिर रोहन, रोहनया। ये तो कोई कुछ सही नहीं है, एकदम गलत बात है। तो उसमें सदैव एक वचन था, यहाँ पर ऐसे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके उन्हें हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है जातिवाचक संज्ञा भी आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसमें समूहवाचक संज्ञा में। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, अब देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट है इसमें समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा नाम से स्पष्ट है कि यह ऐसे शब्द जो संपूर्ण किसी ऐसा कोई ऐसा शब्द जो पूरे समूह का बोध करा दे। जैसे में आपका आर्मी हो जाएगा, जैसे में आपका आर्मी हो गया। और यदि हम लोग बात करें जैसे कोई झुंड है तो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा में गिनती करेंगे। तो समूहवाचक संज्ञा ऐसा शब्द जो संपूर्ण समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ जाइए। मेन आपका इसमें था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इतना आप लोग यदि समझ लिए तो समझ लीजिए आप लोग सब कुछ समझ गए। समूहवाचक जो समूह का बोध कराए समूहवाचक कहेंगे। नेक्स्ट है इसमें द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसा कोई शब्द जिससे हम लोग कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में ज्ञान हो जिसका हम लोग माप तौल कर सके। जैसे चावल गेहूँ, चांदी, सोना, इन सभी को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में गिनती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको केवल समझना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा जिसका माप तौल होता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में उसकी गिनती करते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को जब संज्ञा का परिभाषा और संज्ञा के पांचों प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसमें देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो होते हैं व्यक्तिवाचक, लेकिन उनका हम लोग यदि शब्द में प्रयोग करते हैं कहीं कहीं तो वहाँ पर वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होने लगते हैं। तो ये सब भी एक विशेष नियम है। इतना आपके एसएससी जीडी एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपके एसएससी जीडी में जितना पूछता है या पूछेगा उतना हमने इस क्लास में कर लिया है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को यह क्लास पसंद आया होगा। और आपको यदि इससे ज़्यादा जानना हो, कुछ जो नोट पॉइंट है, तो आप कमेंट करिएगा, हम लोग उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो या फिर अगले क्लास में बना देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।